नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात बिहार में लॉकडाउन की। बिहार में चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि आंकड़े रोज कम आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन फिर भी सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार सरकार ने छूट और तब्दीली की है, साथ ही दफ्तरों को खोलने का भी फैसला लिया है। क्या है लॉकडाउन में नया बदलाव, पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में 2 जून से लॉकडाउन का चौथा चरण। 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 8 जून तक बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए लोगों को दी और लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। संक्रमण को रोकने के साथ ही सरकार ने व्यापार को गति देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मसलन अब सभी दुकानें एक दिन बीच कर यानी अल्टरनेट डे खुल सकेंगी। सभी जिलों के डीएम ये फैसला करेंगे कि किस तरह की दुकानें किस दिन खुलेंगी। आवश्यक चीजों की दुकानें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन सभी प्राइवेट ऑफिस अभी भी बंद रहेंगे। और जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं, जैसे किराना का दुकान है, दवा है और इस तरह की चीजें हैं जो आवश्यक सेवा के अंतर्गत है, वो प्रतिदिन खुलेंगे। लेकिन शेष जो प्रतिष्ठान जो अभी तक बंद थे वो अब अल्टरनेट डे खुलेंगे और उसको जिला पदाधिकारी जी तय कर लेंगे कि किस प्रकार से अल्टरनेट डे को मेंटेन किया जाए। जाहिर है कोरोना के कम होते आंकड़े को देखते हुए बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन ज्यादातर पाबंदियां पहले की तरह ही जारी हैं। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और साकेत कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल लोगों की सेहत के साथ साथ अर्थव्यवस्था की सेहत भी जरूरी है, लिहाजा कारोबारियों का ध्यान सरकार ने इस बार रखा है और नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 8 घंटे बाजार खुलेंगे। लॉकडाउन 3 तक सिर्फ जरूरी दुकानें खोलने के आदेश थे, अब सभी तरह की दुकानें खोलने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन ऑड इवेंट सिस्टम के तहत यानी अल्टरनेट डे के तहत दुकानें खुलेंगी। मतलब अल्टरनेट डे के हिसाब से सभी तरह की दुकानें खुलेंगी ताकि सभी कारोबारियों की आय हो सके, साथ ही राज्य को राजस्व का और नुकसान भी ना हो सके। जिलों के डीएम इस बात का फैसला लेंगे कि उनके जिले में किस तरह की दुकानें कब खुलेंगी, किस दिन खुलेंगी और लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी सरकारी कार्यालय भी 25% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। मतलब किसी तरह का रुका हुआ काम अब हो सकेगा। श्राद्ध और शादी जैसे सामाजिक समारोहों को लेकर भी नियम पहले जैसे हैं, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में पहले के ही निर्देश लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कल से या कल के बाद अगर आप हवाई सफर का प्लान बना रहे हैं या बना चुके हैं तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कोरोना की मार की वजह से आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए फिर से हवाई यात्रा का किराया बढ़ने जा रहा है। कल से नई दर लागू हो जाएंगी। पहले देखिए हवाई सफर में कितना किराया और कितना बढ़ेगा किराया और क्यों किराया बढ़ा है, फिर खबर तो समझिए। अब हवाई यात्रा करने वालों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्लेन की टिकट के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई दरें 1 जून से लागू हो जाएंगी। दूरी के हिसाब से फ्लाइट के किराए में 13 से 16% तक इजाफा हो जाएगा। बढ़े हुए किराए के बाद अब पटना से कई शहरों का किराया बढ़ जाएगा। दिल्ली जो पहले 3300 से 11,700 रुपए था, वो अब 4,000 से 11,700 रुपए हो जाएगा। मुंबई का किराया जो पहले 6400 से 20,400 रुपए था, वो अब 7400 से 20,400 रुपए हो जाएगा। कोलकाता का किराया जो पहले 29,000 से 2900 से 9800 रुपए था,
वह अब 3300 से 9800 रुपया हो जाएगा, जबकि लखनऊ का किराया 2900 से 9800 रुपये था, वो बढ़कर 3300 से 9800 रुपये ही हो जाएगा। जबकि चेन्नई के लिए 6400 से 20,400 किराया जो पहले था, वो अब 7400 से 20,400 रुपये हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। दरअसल कोरोना की वजह से एविएशन सेक्टर को बड़ा नुकसान हो रहा है। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन के एक अनुमान के मुताबिक इस सेक्टर को वित्त वर्ष में 6 से $6.5 अरब का घाटा हो जाता है। इस संकट से उबरने के लिए करीब $5 अरब के निवेश की जरूरत है। हालात को देखते हुए किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, दरअसल कोरोना की वजह से हवाई यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। कोविड की दूसरी लहर से पहले पटना से हर दिन करीब 96 विमानों की आवाजाही होती थी, लेकिन अब कई फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। संक्रमण के डर से लोग हवाई यात्रा करने से बच रहे हैं और इन हालातों का सीधा असर विमानन कंपनियों और इनमें कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ रहा है। आर्थिक नुकसान होने की वजह से कंपनियां छटनी भी कर रही हैं। कई 100 लोग नौकरी से हटा दिए गए हैं। इससे बेरोजगारी का संकट पैदा हो गया है। आर्थिक नुकसान को देखते हुए किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है और कल से हवाई सफर महंगा हो जाएगा। 13 से 16% तक किराया बढ़ने वाला है। मतलब जिस टिकट को आप पहले 4,000 में खरीदते थे, वो टिकट अब तकरीबन 4600 का हो जाएगा। दूरी के हिसाब से ये दर बढ़ाई गई है। 40 मिनट से अधिक की यात्रा में 16% अधिक किराया देना होगा। मतलब हैदराबाद से पटना के लिए आपको पहले से 16% ज्यादा किराया देना होगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले आईएमए ने बिहार सरकार को आगाह करते हुए कहा है और सलाह दी है कि जो डॉक्टर अभी विदेशों से पढ़ाई कर लौटे हैं और घर में बैठे हैं, उनकी नियुक्ति ग्रामीण इलाके में की जाए। आईएमए ने ऐसा क्यों कहा है और इस खबर के क्या मायने हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया में काफी तबाही मचाई है। लाखों लोगों को कोरोना ने लील लिया है। अब तो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। तीसरी लहर से पहले बिहार सरकार को आगाह करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि बिहार सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो डॉक्टर अभी विदेशों से पढ़ाई कर लौटे हैं और घर में बैठे हैं, उनकी नियुक्ति ग्रामीण इलाकों में की जानी चाहिए। जो डॉक्टर विदेश से पढ़ के आए हैं, जो डॉक्टर अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो लोग कोरोना पीरियड में काम करना चाहते हैं, उनको रूरल एरिया में उनको बहाल किया जाए। इससे होगा क्या कि जो आज रूरल एरिया में कोएक्स वगैरह जो इलाज कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड ग्रामीण डॉक्टर जो बहाल जो कर रहे हैं, उससे 1000 टाइम बेटर होता है जो फॉरेन ग्रेजुएट जो बिहार में बैठे हैं, कहीं कहीं किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, वो लोग काम करने को तैयार हैं। इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। थर्ड वेव की संभावना को देखते हुए आईएमए ने ये भी मांग की है कि वैसे अस्पतालों को भी कोविड के इलाज की इजाजत देनी चाहिए जो अप्लाई कर चुके हैं और लाइन में हैं। और अब खबर तो समझिए, देश भर में अब तक 329 डॉक्टरों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत बिहार में हुई है। बिहार में 80 डॉक्टरों की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसलिए आईएमए ने विदेश से पढ़कर लौटे डॉक्टर की तैनाती की मांग की है। आईएमए ने विशेष तौर पर गांव में डॉक्टर की तैनाती की बात कही है, क्योंकि गांव में झोला छाप डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं। कोरोना जैसी बीमारी के लिए एक अच्छे डॉक्टर का होना जरूरी है। अच्छे डॉक्टर होंगे तो लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा और तीसरी लहर से पहले जरूरी है कि हम खुद को तैयार रखें। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय टीम में बिहार से भी 2 सदस्यों को राष्ट्रीय मोर्चा में जगह मिली है। बिहार से शामिल 2 नामों में पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली का भी नाम शामिल है। साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए साबिर अली को अल्पसंख्यक मोर्चा में महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी में शामिल होने से पहले साबिर अली जेडीयू में थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर काफी विरोध भी हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता छीन ली थी।
तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साबिर अली को आतंकी भटकल का दोस्त तक करार दिया था। बाद में सुलह के बाद 2015 में दोबारा साबिर अली को बीजेपी में शामिल कराया गया और अब 5 वर्षों के बाद साबिर अली को बीजेपी ने बड़ा इनाम देते हुए उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री बनाया है। और अब इस सियासी खबर के मायने समझिए। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली को सब्र का फल मिला है। साबिर अली बीजेपी से पहले जेडीयू में थे। जेडीयू से वो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू के अंदर जबरदस्त विरोध का दौर था, उस वक्त उसमें साबिर अली ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। साबिर अली के नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिए गए बयान के बाद जेडीयू ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए साबिर अली को मोर्चा में अब महामंत्री की जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का यह बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं सियासी समीकरण को साधने की कोशिश है। कोरोना से जंग में गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही वैक्सीन को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में पटना के फतुहा में अलावलपुर पंचायत ने नजीर पेश की है। इस पंचायत में 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो गया। पटना जिला में 100% वैक्सीनेशन करने वाला अलावलपुर पहला पंचायत बन गया है। वैक्सीनेशन में अलावलपुर पंचायत अव्वल। 45 से ऊपर वालों का 100% टीकाकरण। पटना के फतुहा प्रखंड का अलावलपुर पंचायत साधारण दिखता है, लेकिन इस पंचायत ने असाधारण काम कर दिखाया है। करीब 12,500 की आबादी वाले इस पंचायत में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। में आशा दीदी लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है और CHO है, NM है, ये लोग भी प्रचार प्रसार और यहाँ के जनता लोग भी जागरूक है। इस कारण से ये संभव हुआ। यह लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके मन में तमाम तरह के सवाल थे, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों की पहल और मेहनत की बदौलत ये संभव हो पाया। और पहले से ही ये जागरूक है और लिटरेट पंचायत है। फतुहा प्रखंड में अलावलपुर लिटरेट पंचायत है कि जो कराने से डर रहे थे उनको यहाँ के प्रतिनिधि लोग, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति लोग जो हैं वो जाके उनको जबरदस्ती किए हैं कि आपको कराना है, इससे फायदा है। उसको फायदा समझाया गया और फायदा समझाने के बाद वो लोग भी लिया। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से डरी हुई है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ऐसे में अलावलपुर पंचायत ने मिसाल पेश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, अलावलपुर पंचायत ने गुड मैनेजमेंट का परिचय दिया है। अलावलपुर में रूट लेवल पर काम करके दिखाया है और बेहतर मैनेजमेंट की वजह से टीकाकरण संभव हो सका है। पंचायत ने लोगों को जागरूक किया, टीके से जुड़े अफवाहों को लोगों के मन से दूर किया और पंचायत में 100% लोगों को टीका लग सका। और जरूरी है कि ऐसे बाकी पंचायतों में भी पहल हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर, कोरोना अपडेट है। ये कोरोना के 16,235 एक्टिव केस बचे हैं। एक्टिव केस की संख्या 16,000 अब हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 96.97% हो चुका है। बीते 24 घंटे में राज्य में 1,113 नए मरीज मिले। आज पटना सहित सिर्फ 5 जिलों में 50 से ज्यादा मरीज मिले और पटना में सबसे ज्यादा 164 मरीज मिले, 100 के ऊपर, लेकिन बाकी सभी जिलों में 100 के नीचे ही मिले। गोपालगंज में 62 मरीज, मुजफ्फरपुर में 56, वहीं कटिहार और बेगूसराय में 55 मरीज मिले। बीते 24 घंटे में वहीं 3,196 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। तो लगातार आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन सख्ती जरूरी है, गाइडलाइंस का पालन करना अभी भी जरूरी है। कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसके मायने समझिए। दरअसल बिहार में लॉकडाउन ने असर दिखाया है। 5 मई को लॉकडाउन लगा था और उसके बाद से ग्राफ कैसे तेजी से नीचे गया। रिकवरी रेट बढ़कर 96.97% हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि मात्र 5 जिलों में 50 से ज्यादा मरीज मिले हैं। यही रेट रहा तो बिहार से कोरोना का खात्मा हो जाएगा, लेकिन
लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, अभी भी लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान एक तस्वीर आई, साइकिल चलाती हुई एक लड़की और पीछे उनका पिता, वो साइकिल गर्ल ज्योति। लेकिन आज दरभंगा की ज्योति कुमारी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके सिर से पिता का साया उठ गया। ज्योति के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाज के लोगों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। हमको बहुत दुख हो रहा है कि मेरा पापा हम दिल्ली से लेके आए, मेरा पापा मर गए। ये तस्वीरें तो याद ही होंगी आपको, जब पिछले साल लॉकडाउन में एक बेटी अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा ले आई थी। तब दुनिया ने ज्योति के हौसले को सलाम करते हुए उसे साइकिल गर्ल का नाम दिया था। मगर जिस पिता के लिए ज्योति ने वो हौसला दिखाया था, अब उनका साथी हमेशा के लिए छूट गया। सोमवार को अचानक हार्ट अटैक आने से ज्योति के पिता मोहन पासवान की भी मौत हो गई। एकाएक हो गया पापा को। पापा हम लोग को बोला कि हमको गर्मी लग रहा है, तो हम लोग बेना उना होक दिए। अब बोला हमको सीना दर्द हो रहा है, तो फिर हम चहर भी दिए, बोले लाइए चहर दे, और चहर वर दिए। फिर गए ऊपर तो बहुत अच्छा थे, और मम्मी को बोली कि बेना हो, हमको गर्मी लग रहा है, बेना भी होक दिए, और एकाएक डेट कर गया। मतलब पहले से ठीक ठाक? हाँ, पहले से ठीक ठाक थे। 2020 में लॉकडाउन के दौरान ज्योति ने जब साइकिल पर अपने पिता को बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक की करीब 1200 किलोमीटर की दूरी 8 दिनों में तय की थी, तो सोचा था जिंदगी भर उसे पिता का साथ मिलेगा। लेकिन अपनी बहादुरी से दुनिया को झुका देने वाली ज्योति के लिए नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। ज्योति के जज्बे को दुनिया के सामने लाने वाले निर्भय भारद्वाज भी इस घटना से सन्न है। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दुखद क्षण है। हम लोग अपना श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ज्योति पासवान को इतना शक्ति दें, इतना सबल बनाएं कि जिस पिता के लिए उसने इतना किया है, उनके जाने के बाद भी उसका हौसला उसी तरह बना रह सके, कायम रहे। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता के निधन की खबर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची, ज्योति के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने, बहादुर बेटी का गम बांटने और परिवार को सांत्वना देने पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया और परिवार को आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हम अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों आदमी जिला प्रशासन की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। ज्योति के लिए और भी इस परिवार के लिए भी जो भी आवश्यकता होगी सरकार की ओर से जो सुविधाएं वो हम लोग देखेंगे और सुविधाएं देंगे। हम लोग यहाँ मुखिया जी भी उपस्थित हैं, इनसे भी मेरी बात हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। साइकिल गर्ल ज्योति की बहादुरी और मिसाल के लिए ज्योति को सरकार और प्रशासन से खूब मदद मिली। ज्योति की बहादुरी को बड़े पर्दे पर भी उतारने की बात आई, लेकिन पिता के निधन से ज्योति टूट गई है। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब खबर तो समझिए। दरअसल 15 साल की ज्योति की चर्चा दुनिया भर में हुई थी और ज्योति की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। ज्योति 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके दिल्ली से अपने गांव आई थी। ज्योति ने अपने जुझारूपन से दुनिया में डंका पीटा था और जिस पिता को लेकर वो आई थी, जाहिर है वो पिता का साथ छूट गया और ज्योति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोरोना के केस कम होने से जहां लोग राहत की सांस लेने लगे हैं, वहीं गया के मानपुर में कुछ परिवारों का धंधा मंदा पड़ने लगा है। ये वो लोग हैं जो कफन बनाते हैं। कुछ दिनों पहले तक ये मशीनें 24 घंटे चला करती थी। इनमें से कई मशीनें तो ऐसी हैं जिन्हें पिछले महीने सालों बाद चालू किया गया था, क्योंकि कोरोना के चलते बेतहाशा मौत से कफन की डिमांड भी बढ़ गई थी। अभी हम गया मानपुर के एक ऐसे ही टेक्सटाइल मिल में है जहां पे कफन या फिर पीताम्बरी कह ले, वहां पे निर्माण होता है और बड़े संख्या में यहाँ पे निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मशीनों की जो आवाजें हैं वो थमी हुई है, इनकी आवाज जो है वो कम हो गई है, क्योंकि कोरोना का जिस ढंग से रफ्तार लगातार कम हुआ है उसमें इनकी जो बिक्री है उसमें भी काफी कमी आई है। गया के मानपुर इलाके में वैसे तो हर घर में
कपड़ा बनाने का काम होता है, मगर करीब 25 परिवार ऐसे हैं जो कफन और रामनामी बनाते हैं, जिसकी सप्लाई बिहार के साथ यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक होती है। कुछ दिन पहले तक कफन की इतनी मांग थी जिसे पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा पूरे परिवार के लोग दिन रात काम कर रहे थे। कोरोना लॉकडाउन लगा, कोरोना अपने पीक पे था, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ 25% में बढ़ी थी डिमांड। और सबसे फायदा उन लोग हुआ जो मशीन जब बंद किए हुए थे उनको मशीन चालू हो गई। अगर कोरोना नहीं आती तो उनका मशीन आज ही बंद रहता। अच्छा, फिर से उनको एक पूंजी मिली है। हाँ, उनको पड़ा हुआ माल जो है वो सेल हो गया, पूंजी उनको आ गया वापस। पहले तो हमारा 50-60 चौका बनता था, रोज बिक जाता था। 50-60 चौका दिन भर में छापते थे। 50 चौका के माने हो गया 200 पीस। 200 पीस हो गया, 4 गो रहता है एगो में पीतम्बरी, तो 50 चौका छापते 200 पीस हो गया, तो वो रोज बिक जाता था। उधर 4 दिन 6 दिन खूब चला बच्चा, उसके बाद जो इधर लॉकडाउन लगा से उसका बिक्री खत्म है। मानपुर की कफन मंडी में फिर से पुराने दिन लौटने लगे हैं, जो धंधे के लिहाज से इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, मगर ये लोग कभी नहीं चाहते कि फिर कभी महामारी के कहर से इन्हें बंद मशीनों को वैसे ही चालू करना पड़े जैसे इस बार किया था। न्यूज़ 18 के लिए गया से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।